तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ होंगे जो मॉडल पेपर एकदम ओरिएंटेड रहेंगे एग्जाम बेस्ड। तो आई होप सो कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये पूरे मैंने 100 क्वेश्चन तैयार किए हैं, लेकिन इसको करेंगे हम कि 25-25 क्वेश्चन के हिसाब से हम 4 पार्ट में इसको लेके रहेंगे। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, तो आप आई होप सो कि आपको अच्छा लगेगा, आप इसे पूरा देखिएगा। ये हम अभी फिलहाल तो टारगेट कर रहे हैं यूकेएसएससी एडीओ एग्जाम्स को, लेकिन ये क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आते हैं, तो ये कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो वो सबके लिए ही कंपलसरी है। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। अब पहला क्वेश्चन है हमारा जैसे अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जैसे अल्फ्रेड मार्शल को। ऑप्शन बता लें। तो फिर से देखते हैं हम। तो सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी जॉन मेनार्ड कीन्स, ऑप्शन नंबर डी पॉल सैमुअल्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो थे ये स्कॉटलैंड के एक निवासी थे, और ये क्या थे? एक नैतिक दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। ठीक है। उन्होंने उन्हें उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन के लिए भी जाना जाता है, जिसे उन्होंने 1776 में क्या किया गया था? प्रकाशित किया था। एडम स्मिथ ने क्या किया था कि अदृश्य हाथ के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था, जिसमें बताया गया था कि बाजार में व्यक्तियों के स्वार्थी कार्य अनजाने में समाज के लिए लाभप्रद होते हैं। उन्हें पूंजीवाद और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के शुरुआती प्रतिपादकों में से भी एक माना जाता है। ठीक है। तो ये किसने कहा था? ये एडम स्मिथ ने कहा था, जो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये ऑप्शन नंबर ए होगा सकल घरेलू उत्पाद, यानी जिसको हम जीडीपी कहते हैं। बी मुद्रास्फीति। सी है व्यक्तिगत फर्मों और उपभोक्ताओं के व्यवहार। और डी है राष्ट्रीय आय। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं? व्यक्तिगत फर्मों और उपभोक्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो अब इसका देखते हैं हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो व्यक्तिगत फर्मों और उपभोक्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं हम, जिसको उसको क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की क्या है? वह शाखा है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे उपभोक्ताओं, फर्मों और उद्योगों के व्यवहार का अध्ययन करती है। यह बाजार मूल्य निर्धारण, संसाधन के आवंटन और व्यक्तिगत निर्णय की प्रक्रिया पर केंद्रित है। उदाहरण में किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण एक उपभोक्ता की पसंद और एक फर्म का उत्पादन शामिल है। इसके विपरीत अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, तो ये समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। अब बात आती है हम समष्टि अर्थव्यवस्था का मुख्य विषय क्या है? क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका वस्तुओं और सेवाओं की व्यक्तिगत कीमतें हैं। ऑप्शन नंबर बी है बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर सी है एक विशेष बाजार में आपूर्ति और मांग। और ऑप्शन नंबर डी है उपभोक्ता की संतुष्टि। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास। ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ व्याख्या करते हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो समग्र अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन, संरचना, व्यवहार और निर्णय लेने का अध्ययन करती है। यह अर्थव्यवस्था के बड़े पैमाने के पहलुओं जैसे राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक विकास पर केंद्रित है। समष्टि अर्थशास्त्र जो है सरकारी नीतियों जैसे राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के प्रभावों का भी विश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए है जॉन मेनार्ड केन्स, ऑप्शन नंबर बी है अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर सी है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी है डेविड रिकार्डो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, यानी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे आमतौर पर हम द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, 1776 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक अर्थशास्त्र की आधारशिला मानी जाती है, और इसमें श्रम विभाजन, मुक्त बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व पर भी चर्चा की गई है। स्मिथ ने तर्क दिया कि मुक्त व्यापार और न्यूनतम हस्तक्षेप से राष्ट्रों की संपत्ति में वृद्धि होती है।
क्वेश्चन नंबर 5 होगा दुर्लभता यानी जिसे हम स्कार्सिटी भी कहते हैं की समस्या का अर्थ है। तो धन की कमी ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है असीमित इच्छाओं और सीमित संसाधनों के बीच असमानता। ऑप्शन नंबर सी है केवल गरीब देशों में संसाधन की कमी। ऑप्शन नंबर डी है उत्पादन में कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कहा गया है असीमित जो इच्छाएं होती है और सीमित संसाधनों के बीच की असमानता को ही दर्शाता है। ठीक है, दुर्बलता क्या होती है? स्कार्सिटी अर्थशास्त्र की एक मौलिक समस्या है जो यह बताती है कि मानवीय इच्छाएं असीमित होती हैं, जबकि उन्हें पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित होते हैं। यह समस्या सभी अर्थव्यवस्थाओं, चाहे वे अमीर हो या गरीब, के सामने आती है। दुर्लभता के कारण व्यक्तियों और समाजों को यह चुनना पड़ता है कि सीमित संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए, जिससे अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अवधारणा उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं हम अवसर लागत क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है किसी वस्तु के उत्पादन की कुल लागत। ऑप्शन नंबर बी है किसी कार्य के को करने का सबसे सस्ता तरीका। ऑप्शन नंबर सी है विकल्प को चुनने पर छोड़ा गया अगला सबसे अच्छा विकल्प। ऑप्शन नंबर डी है उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की लागत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। विकल्प सी जो है किसी विकल्प को चुनने पर छोड़ा गया अगला सबसे अच्छा विकल्प जो होता है, इसे ही क्या कहते हैं? अवसर लागत। अवसर लागत वह मूल्य है जो आप तब खो देते हैं जब आप एक विकल्प के बजाय दूसरा विकल्प चुनते हैं। यह दुर्लभ संसाधनों के कुशल उपयोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा है। उदाहरण के लिए यदि आप पढ़ाई करने के बजाय फिल्म देखने का विकल्प चुनते हैं तो फिल्म देखने की अवसर लागत वह ज्ञान या ग्रेड होगा जो पढ़ाई करके प्राप्त कर सकते थे। अब बात आती है उत्पादन संभावना वक्र। वो उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक वस्तु का अधिकतम उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी है दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजन जिन्हें उपलब्ध संसाधन और उप प्रौद्योगिकी के साथ कुशलतापूर्वक उत्पादित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है संसाधनों की कमी। ऑप्शन नंबर डी है किसी देश की कुल आय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो गया दो वस्तु, मतलब बी ऑप्शन इसका राइट है। दो वस्तु के विभिन्न संयोजन उपलब्ध संसाधनों और प्रौद्योगिकी के साथ कुशलतापूर्वक उत्पादित किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम उत्पादन संभावना वक्र। एक ग्राफ है जो दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था अपने सभी संसाधनों को पूरी तरह और कुशलता से उपयोग करके दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजनों का उत्पादन कैसे कर सकती है। पीपीसी की ढलान अवसर लागत को दर्शाती है। यह एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाई को त्याग करना पड़ता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। पीपीसी पर कोई भी बिंदु संसाधनों के कुशल उपयोग को दर्शाता है, जबकि पीपीसी के अंदर का बिंदु संसाधन के अक्षम उपयोग या बेरोजगारी को दर्शाती है। पीपीसी के बाहर का बिंदु वर्तमान संसाधनों और प्रौद्योगिकी के साथ अप्राय है। ये उत्पादन संभावना जो वक्र है इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा तथ्य बनते हैं वो सारे हमने इसमें ऐड किए हैं। सारे क्वेश्चन में ऐसे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन है आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए है सरकार की खराब नीतियों के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी है असीमित इच्छाएं और सीमित संसाधन होती है। ऑप्शन नंबर सी है बढ़ती जनसंख्या। ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक आपदाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा असीमित इच्छाएं और सीमित संसाधन। आर्थिक समस्या मुख्य रूप से दो मूलभूत तथ्यों के कारण उत्पन्न होती है। मानव की इच्छाएं असीमित और कभी न ना खत्म होने वाली होती है, जबकि इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता सीमित होते हैं। इस दुर्बलता के कारण समाज को यह निर्णय लेना पड़ता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
सकारात्मक अर्थशास्त्र यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किससे संबंधित है? ये क्या है? आर्थिक निर्णयों के बारे में निर्णय। ऑप्शन नंबर बी है अर्थव्यवस्था जैसी उसका विवरण। ऑप्शन नंबर सी है अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है भविष्य के आर्थिक रुझानों की भविष्यवाणी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थव्यवस्था जैसी जैसी है उसका विवरण। ठीक है। नेक्स्ट है इसके हम एक्स्ट्रा तथ्य देखते हैं, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। जैसा है इसमें सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जो आर्थिक व्यवहार और आर्थिक घटना की व्याख्या और भविष्यवाणी करने पर केंद्रित है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्या होता है? यह क्या है या क्या होगा तथा सकारात्मक बयानों से संबंधित है जिन्हें अनुभवजन्य डेटा का उपयोग करके परखा जा सकता है। उदाहरण, बढ़ती ब्याज दरें निवेश को कम करती है, यह मूल्य निर्णयों या राय से प्रभावित नहीं होता है। अब बात करते हैं हम आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र किससे संबंधित होता है? ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक तथ्यों का विश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी है अर्थव्यवस्था जैसी है उसका विवरण। ऑप्शन नंबर सी है अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए और इस बारे में मूल्य निर्णय और राय। ऑप्शन नंबर डी है केवल गणितीय मॉडल का उपयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए इस बारे में मूल्य निर्णय और राय। ठीक है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र होता है अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो मूल्य निर्णयों, राय और क्या होना चाहिए से संबंधित है। यह नैतिक विचारों और निष्पक्षता पर आधारित नीतियों के प्रस्ताव देता है। ठीक है। नेक्स्ट है उदाहरण, सरकार को गरीबों को अधिक सहायता प्रदान करनी चाहिए और यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आधारित होता है, इसे तथ्यात्मक रूप से सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता है। ये है हमारे आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब बात करते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ऑप्शन ही ये है जैसे सभी संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी है केवल निजी क्षेत्र का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर डी है केवल कृषि का प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व। अब बात करते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों आर्थिक प्रणालियों की विशेषताएं शामिल होती है। इसमें निजी स्वामित्व और सरकारी स्वामित्व दोनों संसाधनों और उत्पादन के साधनों पर सह अस्तित्व में होते हैं। सरकार महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रक्षा में हस्तक्षेप कर सकती है, जबकि निजी क्षेत्र लाभ उन्मुख गतिविधियों में संलग्न होता है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है। अब बात करते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन किसके द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए है सरकार। ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीय योजना और प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर सी है बाजार की शक्तियाँ या जिसको हम कहते हैं मांग और आपूर्ति, या सामाजिक कल्याण संगठन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाजार की शक्तियों, मांग और आपूर्ति। बात करते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या निगमों के पास होता है। संसाधनों का आवंटन, वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें मुख्य रूप से मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। लाभ कमाने का उद्देश्य इस प्रणाली में प्राथमिक प्रेरक शक्ति होता है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की, समाजवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है लाभ का अधिकतमकरण। ऑप्शन नंबर बी है संसाधनों का निजी स्वामित्व। ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक कल्याण और संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी है की बाजार की शक्तियों द्वारा मूल्य निर्धारण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सामाजिक कल्याण और संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण। अब इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जो है, एक्स्ट्रा तथ्य क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण राज्य या समुदाय के पास होता है।
ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना होता है, न कि व्यक्तिगत लाभ को। संसाधनों का आवंटन और उत्पादन के निर्णय एक केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, आर्थिक प्रणाली की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, कब उत्पादन करे? ऑप्शन ए है। ऑप्शन नंबर बी है, क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे? ऑप्शन सी है, क्या उपभोग करे, क्या बचाए, कब निवेश करे? ऑप्शन नंबर डी है, क्या निर्यात करे, क्या आयात करे, क्या करे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे और किसके लिए उत्पादन करे। ये आर्थिक प्रणाली की समस्या है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को तीन केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो दुर्लभता के सिद्धांत से उत्पन्न होती है। क्या उत्पादन करें, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन के लिए किन तकनीकों और संसाधनों का उपयोग किया जाए, श्रम गहन या पूंजी गहन, किसके लिए उत्पादन करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को समाज के विभिन्न वर्गों के बीच कैसे वितरित किया जाए। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल इनविजिबल हैंड का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जॉन मेनार्ड केन्स, ऑप्शन नंबर बी है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी है मार्शल। तो सही आंसर है हमारा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में एक एक अवधारणा है। यह सिद्धांत बताता है कि मुक्त बाजार में व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कार्य करते हुए भी अनजाने में पूरे समाज के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करते हैं। बाजार की कीमतें और प्रतियोगिता इस अदृश्य हाथ के रूप में कार्य करते हैं, जो संसाधनों को सबसे कुशल उपयोग की और निर्देशित करते हैं। आर्थिक विश्लेषण की कौन सी शाखा राष्ट्रीय आय, रोजगार और मूल्य स्तर से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी है समष्टि अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी है विकास अर्थशास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी होगा, इसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र है बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का अध्ययन करता है, जिसमें राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे विषय शामिल हैं। यह सरकारी नीतियां जैसे राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति के प्रभाव का भी विश्लेषण करता है। मांग का आप क्वेश्चन है हमारा, मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? ऑप्शन नंबर ए है कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी है कीमत घटने पर मांग घटती है, ऑप्शन नंबर सी अन्य बातें समान रहने पर कीमतें बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। कीमत का कीमत का मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम। मांग का नियम जो है अर्थशास्त्र का एक मौलिक सिद्धांत है, जो बताता है कि अन्य सभी कारक स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग मांग की गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। यानी जब किसी वस्तु की कीमतें बढ़ती है तो उसकी मांग की गई मात्रा घट जाती है, और जब कीमत घटती है तो मांग की गई मात्रा बढ़ जाती है। यह उपभोक्ता व्यवहार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है जैसे आपूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है? कीमत बढ़ने पर आपूर्ति घटती है, ऑप्शन नंबर बी कीमत घटने पर आपूर्ति बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी है अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है और कीमत घटने पर आपूर्ति घटती है, ऑप्शन नंबर डी है कीमत का आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो सी क्या है कि अन्य बातें समान रहने पर कीमतें बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है और कीमत घटने पर आपूर्ति घटती है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? आपूर्ति का नियम क्या कहता है? एक आर्थिक सिद्धांत है जो बताता है कि अन्य सभी कारक स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी आपूर्ति की गई मात्रा के बीच सीधा संबंध होता है। यानी जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उत्पादक अधिक लाभ कमाने की उम्मीद में उसकी अधिक मात्रा की आपूर्ति
आपूर्ति करते हैं और जब कीमत घटती है तो आपूर्ति की गई मात्रा घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संतुलन कीमत क्या है? वह ऑप्शन नंबर ए है, वह कीमत जिस पर मांग आपूर्ति से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी है, वह कीमत जिस पर आपूर्ति मांग से कम अधिक होती है। मांग कम होती है, अधिक होती है, मतलब वह कीमत जिस पर आपूर्ति मांग से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी है, वह कीमत जिस पर बाजार में मांग की गई मात्रा आपूर्ति की गई मात्रा के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी है, सरकार द्वारा निर्धारित कीमत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, वह कीमत जिस पर बाजार में मांग की गई मात्रा आपूर्ति की गई मात्रा के बराबर होती है। अब बात करते हैं हम इसके अन्य फैक्ट देखते हैं। संतुलन कीमत वह बाजार कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा और आपूर्ति की गई मात्रा बराबर होती है। इस बिंदु पर बाजार में ना तो अतिरिक्त मांग होता है और ना ही अतिरिक्त आपूर्ति। संतुलन कीमत और मात्रा बाजार की शक्तियों यानी मांग और आपूर्ति के परस्पर क्रियाओं से निर्धारित होती है। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इतना ही बनेंगे 20 क्वेश्चन। मार्शल ने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन नंबर ए है धन का विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है मानव कल्याण विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है दुर्बलता का विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी है चुनाव का विज्ञान। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा मानव कल्याण का विज्ञान। बात करते हैं अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक है उनकी, जो उनकी पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 में अर्थशास्त्र को, मतलब इन्होंने 1890 में लिखी थी। उनमें उसमें उन्होंने लिखा था, बताया था कि अर्थशास्त्र को मानव जाति की सामान्य व्यवसाय का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने जोर दिया कि अर्थशास्त्र केवल धन का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह उन कार्यों का भी अध्ययन है जो मनुष्य अपने कल्याण को बढ़ाने के लिए करते हैं। मार्शल ने मांग और आपूर्ति के विश्लेषण, आंशिक संतुलन की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आप भी बताइए आपको कैसा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर देना, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना और अच्छा से एक फीडबैक भी दे देना। बाकी हम आगे ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट पार्ट हम 21 क्वेश्चन से 50 तक हम एक ही उसमें कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।